हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डाइवर्सिटी किस तरह से पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस को जन्म देती है और फिर प्रेजुडिस किस तरह से स्टेरियोटाइप्स का कारण बनते हैं। साथ ही कुछ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के बारे में लोगों के प्रेजुडिस तथा उन बच्चों की फीलिंग्स के बारे में भी हमने जाना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से स्टेरियोटाइपिंग से इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि असमानता और भेदभाव उत्पन्न होते हैं। भारत जैसे देश में किस तरह से जातिगत भेदभाव एक बड़ी समस्या है और फिर किस तरह से कानून द्वारा इस भेदभाव का निवारण किया गया है, और भी बहुत सी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबा दें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, पार्ट 2, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or glasses as others, you are discriminating against them. असमानता एवं भेदभाव। अब ये भेदभाव कैसे होता है? तो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं यानी कि प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों या एक्टिविटीज में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. You probably recall from the previous chapter that Samir 1 and Samir 2 were different from each other in many ways. For example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले चैप्टर में हमने समीर 1 और समीर 2 की कहानी पढ़ी थी जो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका जो धर्म था वो अलग था, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था। तो ये डाइवर्सिटी का एक कारण है, एक डाइवर्सिटी का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का भी कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए हम एक ग्रुप देखते हैं, लोगों का समूह देखते हैं जो कि एक भाषा बोलता हो या किसी एक खास धर्म का पालन करता हो या किसी एक खास क्षेत्र में रहता हो, तो उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। और ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। Another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds. Samir 2 was poor. This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity, but of inequality. People who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing, and shelter. They experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब था, लेकिन यह अंतर विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल में आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribals, some religious groups, and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. In the following section, we'll look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। आने वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह से एक प्रसिद्ध भारतीय को भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। इससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि किस तरह से एक बड़ी संख्या में लोगों को जाति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इससे पहले हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टेरियोटाइप का। A common stereotype about Muslim is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा या स्टेरियोटाइप है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन से यह पता चला है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियां स्कूल में नहीं जा पाती, या अगर स्कूल जाती भी हैं तो स्कूल से जल्दी ही निकल जाती हैं या स्कूल छोड़ देती हैं। Wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. जहां पर भी गरीबों को शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टेट ऑफ केरला, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज नॉट मच. There is a good government bus service that helps teachers reach schools in rural areas, and over 60% of the teachers are women. These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers. उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। In other states where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslim, tribal, or so-called lower caste, find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, is the cause for non-attendance of Muslim girls in school. दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हों, जनजातीय हों या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है।
इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। दिस बिलीफ is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. यह जाति व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था के लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को सीढ़ी के तले में रखा गया, यानी कि सबसे नीचे रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य या अनटचेबल्स कहा गया। Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well, or even enter temples. Their children could not sit next to children of other caste in school. Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने या गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में भी घुसने की इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल थे, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। दलित Dalit is a term that people belonging to so-called lower caste used to address themselves. They prefer this word to untouchables. Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalits, shows how social prejudices and discrimination have broken the Dalit people. The government refers to this group of people as scheduled caste or SC. दलित शब्द क्या है और ये कौन होते हैं? दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया हो, कुचला गया हो। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। जैसा कि इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये एक क्लास का चित्र है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे आगे बैठे हुए हैं, जबकि दो बच्चे जो कि दलित वर्ग के हैं उनको पीछे बिठाया गया है। तो इस तरह बच्चों को पीछे बिठाना या उन्हें बाकी बच्चों से अलग रखना भी एक तरह का भेदभाव है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टेरियोटाइप्स? हाउ डू यू थिंक अ पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील? एक प्रश्न आता है कि भेदभाव और रूढ़िगत धारणा में क्या अंतर है, और आप क्या सोचते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा? देखिए, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई वैसा है, ऐसी हम कल्पना कर लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और जब इन रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं तो इसे भेदभाव कहते हैं।
अब जिसके साथ भेदभाव किया जाता है उसे कैसा महसूस होता है, तो ये बात हम अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं कि यदि हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए तो हमें कैसा लगता है। हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है और हम अपने आप को हीन या इंफीरियर महसूस करने लगते हैं। तो यही उन लोगों के साथ भी होता है या उस ग्रुप ऑफ पीपल या समूह के साथ भी ऐसा ही होता है, वे अपने आप को हीन समझने लगते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो उन्होंने क्या किया और वे किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये सब हम आगे आने वाले सेक्शन में देखते हैं। Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 यानी 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound off Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. वे लिखते हैं, बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। We were well-dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment's thought, I blurted out that we were Mahars. Mahar is one of the communities which were treated as untouchables in the Bombay Presidency. हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। He was stunned. His face underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. And now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. जब स्टेशन मास्टर को यह पता चला कि वे लोग महार जाति के हैं और अछूत हैं, तो उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी नहीं आए थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that if we could get a bullock cart on hire,
we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straightway. There were many bullock carts plying for hire, but my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master, who was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर ने जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो देखा आपने, ये कहानी एक ऐसे भारतीय की है जिन्होंने इस देश के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने भारत का संविधान लिखा और भारत को आज दुनिया में इतना बड़ा नाम दिया, और वे स्वयं ही इस भेदभाव के शिकार हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 to 1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. Dr. Ambedkar fought for the rights of the Dalit community. He was born into the Mahar caste, which was considered untouchable. The Mahars were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. They lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 यानी 1891 को हुआ था और उनका निधन 1956 यानी 1956 को हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो कि अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो उनके पिता करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की उन्हें इजाजत नहीं थी। Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. He encouraged Dalits to send their children to school and college. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect, not just for a few but for all persons. अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, सबका सम्मान हो, ना कि केवल कुछ ही लोगों का। अब इस कहानी से और इस जीवन परिचय से कुछ प्रश्न उठते हैं। Despite the children offering money, the cartmen refused them. Why?
How did people at the station discriminate against Dr. Ambedkar and his brothers? How do you think Dr. Ambedkar felt as a child when he saw the station master's reaction to his statement that they were Mahars? Have you ever experienced prejudice or witnessed an incidence of discrimination? How did this make you feel? प्रश्न ये है कि बच्चे पैसा देने को तैयार थे, लेकिन फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि बच्चे अछूत थे, इसलिए गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि गाड़ी वालों की ऐसी मान्यता थी कि अगर वे अछूतों के बच्चों को गाड़ी में बिठाएंगे तो उनकी गाड़ी तथा वे खुद भी अपवित्र हो जाएंगे। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? तो देखिए, जब डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेशन मास्टर को यह बताया कि वे महार हैं और महार अछूत होते हैं, तो वे इस स्टेशन मास्टर और वहां पर मौजूद सभी लोग उन बच्चों को हीन दृष्टि से देखने लगे थे। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए, जिस समय की यह घटना है उस समय अंबेडकर एक छोटे बच्चे थे। उन्हें छुआछूत और ये अछूत होने का ये सब कुछ नहीं पता था, इसलिए वो स्टेशन मास्टर के इस रवैये का समझ ही नहीं पा रहे थे और उन्हें बहुत दुख हो रहा था जब स्टेशन मास्टर उन्हें घृणा की दृष्टि से देख रहा था। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो उस घटना पर विचार कीजिए, सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to the other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same sources as they do. कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें और आपको छूने से मना करें और आपको पानी तक ना पीने दें। This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children. Even though they could pay the money, all the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। डिस्कस। In addition to the lower caste being discriminated against, there are also various other communities that are subject to discrimination. Can you think of a few other examples of discrimination? Discuss the way in which persons with special needs might be subject to discrimination. चर्चा करके देखिए कि दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग शिक्षा मंत्रम। बाय बाय।